संविधान के अंदर जो है तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो पार्ट आपको पता चल गया, जैसे अब आपकी किताब में पार्ट होते हैं वैसे संविधान में पार्ट होते हैं। आपकी जैसे पैराग्राफ होते हैं वैसे ही उनको संविधान के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है संविधान के अंदर शेड्यूल्स, अनुसूचियां। इन अनुसूचियों को संविधान के आखिर में बताया गया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और इनमें फैक्ट बताए गए हैं, ठीक है। आपके जो पार्ट और आर्टिकल्स हैं इनके अंदर आपकी थ्योरी बताई गई है, लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन अनुसूचियों में क्या है, फैक्ट बताए गए हैं। संविधान के आखिर में जो है अनुसूचियों का में जो है 12 अनुसूचियां दी गई हैं संविधान के अंदर, और इनके अंदर फैक्ट बताए गए हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों के नाम हैं, ठीक है। शपथ किसको कौन सी शपथ लेनी, उन शपथ का जो है जिक्र किया गया है। उसके बाद राज्यसभा में किस स्टेट में कितनी सीटें होंगी, ये जो है फैक्ट दिए गए हैं। उसके बाद जो है आपका जो है एक जो है 9th जो एक शेड्यूल दी गई है, आपका जो है यूनियन को कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। यूनियन किस किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, उन सब्जेक्ट का जो है नाम लिखा गया है। स्टेट किस किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, उन सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होंगे, ये सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो आपका कोर फैक्ट जो है आपकी शेड्यूल्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो आपको किस शेड्यूल में क्या है, हर एक शेड्यूल का पता होना चाहिए, ठीक है। 12 की 12 शेड्यूल में किस में क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ये भी जो है हम ट्रिक के जरिए जो हम याद करेंगे, एक लाइन जो है हम याद करेंगे और आपका जो है सारा काम चल जाएगा, ठीक है। केवल एक लाइन आपको याद करनी है, इसके अंदर लिखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कर लोगे भी इतना याद, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस लाइन को आप याद कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे भी किस शेड्यूल में क्या दिया गया है, ठीक है। पहली शेड्यूल में क्या दिया गया है, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, टी से आपका बना टेरिटरीज, टी से आपका बना टेरिटरीज, ई से आपका बना एमोल्यूमेंट्स, ए से आपका बना एफर्मेशन एंड ओथ, एफर्मेशन एंड ओथ, एफर्मेशन एंड ओथ। फोर्थ हम बात करते हैं टीयर्स के जो है आर से बना राज्यसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 5 की, हम बात करते हैं नंबर 5, टीयर्स के एस से बना शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। और आपका छठा टीयर्स ऑफ, ऑफ के ओ से बना अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ऑफ के ओ से बना अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नंबर 7 की, टीयर्स ऑफ, एफ से बना आपका फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट आपकी बनी। 8 हम बात करते हैं टीयर्स ऑफ, ओल्ड के ओ से आपका बना ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज। 9 में जो है ओल्ड के एल से बना लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। और 10 जो है आपका डी से आपका बना डिफेक्शन, डी से आपका बना डिफेक्शन। 11 जो है आपका पीएम के पी से बना पंचायत, पंचायत। और पीएम के एम से आपका बना म्युनिसिपैलिटीज, पीएम के एम से आपका बना म्युनिसिपैलिटीज, पीएम के एम से आपका बना म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को भी?
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टी से आपका बना टेरिटरी, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से आपका बना टेरिटरीज, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो है देश में की टेरिटरीज हैं, हर एक स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और हर एक यूटी के नाम दिए गए हैं, ठीक है। कोर फैक्ट है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये नाम लिखे गए हैं इसके अंदर। एमोल्यूमेंट्स, किसको जो है कितना भत्ता मिलेगा, ठीक है। आपका प्रेसिडेंट को कितना भत्ता मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट को कितना भत्ता मिलेगा, सारे भत्तों का जिक्र किसके अंदर दिया गया है, शेड्यूल 2 के अंदर दिया गया है। फिर है एफर्मेशन ओथ, किसको कौन सी शपथ लेनी है, किस पोस्ट में क्या शपथ दी जाएगी, ये जो है पार्ट संविधान की अनुसूची 3 के अंदर जिक्र किया गया है। फिर हम बात करते हैं राज्यसभा सीट, किस स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेगी, हरियाणा को कितनी मिलेगी, पंजाब को में जो है राज्यसभा से कितने मेंबर जाएंगे, तमिलनाडु से कितने जाएंगे, ये सब कुछ किसके अंदर जिक्र है, पार्ट शेड्यूल जो है 4 के अंदर जो है 4थी अनुसूची के अंदर जिक्र है। फिर है शेड्यूल्ड एरियाज, कौन कौन से एरिया शेड्यूल है उनके नाम दिए गए हैं, किस स्टेट में कौन सा है, ठीक है। अदर शेड्यूल्ड एरियाज कुछ जो है असम, मेघालय जो है, मिजोरम के अंदर कुछ एक शेड्यूल एरियाज हैं, उनका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। फिर है फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट जो है तीनों लिस्ट का जिक्र किया गया है, यूनियन लिस्ट कल मैंने बताई थी, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, किसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के नाम इसके अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। फिर है शेड्यूल 8 के अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन कौन सी देश के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है, उन ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम दिए हुए हैं। देखो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, टोटल 22 जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल 8 के अंदर जो है टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो 22 हैं। कभी भी आप जो है आप कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे एग्ज़ाम का, आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होगा कि आप ये एग्ज़ाम जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं दी हुई हैं उन भाषाओं में आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपने ध्यान दिया होगा तो हर एक नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा रहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें एग्जाम बड़े लेवल पे होता है पूरे देश में, तो ऐसा लिखा था संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं का लिखी गई हैं उन भाषाओं में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो संविधान की अनुसूची 8 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल कितनी है, 22 है। फिर हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म, ठीक है। 8 तक जो है 1950 में जो संविधान आया, जब तक 8 अनुसूचियां थी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये बाद में ऐड की गई हैं, ठीक है। तो 9 में क्या है, लैंड रिफॉर्म है। तो लिखो ये जो है पहले संविधान संशोधन 1951 में जो इसको ऐड किया गया, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहले संविधान संशोधन 1951 में जो है इसको ऐड किया गया। करीब जो 103-104 जो है संविधान संशोधन आज तक हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी में ऐड की गई, पहले संविधान संशोधन 1951 में जो है इसको ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया, लैंड रिफॉर्म। जैसे ही जो है देश आज़ाद हुआ, पहले क्या होता था कि एक जमींदार के कई एकड़ ज़मीन होती है, 400 एकड़ ज़मीन, 500 एकड़ ज़मीन, ठीक है। तो सरकार ये चाहती थी कि इतनी सारी ज़मीन किसी के पास ना हो, जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे उसकी ज़मीन लेके गरीबों में बांट दी जाए। ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है उनको जो है ये ज़मीन बांट दी जाए। लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो है संविधान में दिया हुआ था, आर्टिकल जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का अधिकार, ठीक है। जैसे ही जो है सरकार ने घोषणा की कि ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है उसकी ज़मीन ले ली जाएगी, तो जो जमींदार थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है, ठीक है, आप जो हमको न्याय दिलवाएं, सरकार ऐसे ज़मीन हमारी नहीं ले सकती, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमींदारों के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो सरकार ने एक प्रावधान डाला संविधान के अंदर कि जो भी कानून को जो है हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे, जिस भी कानून को हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे उसमें जो है लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म के जो भी कानून थे वो 9वीं अनुसूची में डालें, जमीन लेने से रिलेटेड, और फिर जो है जमींदार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जो है इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। फिर हम मतलब आप पब्लिक के साथ तो फिर ये डॉक्यूमेंट जैसे कुछ भी लिख देते हैं? नहीं, अभी नहीं हो सकता। संविधान जो है करीब 90s 80s तक जो है ऐसा हुआ। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने डिसीजन में एक दिन कहा कि अब से जो है ऐसा नहीं होगा,
आप जो बार बार जो है कानूनों को, ये लगातार कानून को ऐड करते रहे 1980s तक। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब आप इसमें कोई भी कानून ऐड करो, आप जो है सुप्रीम कोर्ट जो हर आदमी जा सकता है, ठीक है। तो 1980s तक इन्होंने भर के जो है इसमें कानून डाले, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा बंद हो गया। ठीक, ये जमीनों के ये लिख रखे हैं, ये कौन से उसमें लिख रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने लेती है जमीन किसानों की, उसका रेट तो वो गवर्नमेंट के उस पर दे देती है, लेकिन फिर वो उसके बदले कहीं जमीन तो नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते, दोबारा बताओ। जैसे मान लो किसी के खेत में सरकार पास निकल गया, कुछ निकल गया, वो जमीन तो ले ली सरकार के रेट पे, लेकिन वहाँ पे रेट जमीनों का होता है अलग, खरीदे तो ज्यादा होता है, फिर वो ना खरीद सकते ना वो। सरकार क्या करती है, सरकार जो है एक्विजिशन कर सकती है, किसी भी जो है जो सरकारी काम है उसके लिए एक्विजिशन कर सकती है। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सरकार जो है अब केवल सरकारी काम के लिए, पहले सरकार क्या करती थी प्राइवेट लोगों के लिए भी जो है जमीन एक्वायर करती थी। अभी जो है सरकार के जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सरकार केवल सरकारी कामों के लिए जमीन को एक्वायर कर सकती है, ठीक है। किसानों को ये प्रावधान है कि किसानों को जमीन के बदले जो है मुआवजा जरूर दिया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान नहीं है कि कितना दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा जो है प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर कि किसानों को और माइनॉरिटीज़ को, इनको जो है, इनको अगर इनकी ज़मीन ले ली जाती है तो इनको मुआवजा जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कितना देना पड़ेगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ये जो है सरकार पे डिपेंड करता है भाई कितना सरकार देती है। ले सकती है सरकार, हम मना नहीं कर सकते। जमीन जो है और पीपल आर द प्रॉपर्टी ऑफ, जो है देश की प्रॉपर्टी है। आप भी जो है अगर आप सोचते हो कि आप देश की प्रॉपर्टी नहीं हो, आप भी देश की प्रॉपर्टी हो, जब चाहे आप जो है सरकार आपको जो किसी भी काम पे लगा सकती है, ठीक है। आप ये जो भी ज़मीन है वो जो है आपकी जो है देश की प्रॉपर्टी है, और जो है हमको कौन रिप्रेजेंट करता है, सरकार जो हमको रिप्रेजेंट करती है। देश में सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, देश के आम लोगों के पास जो है देश में सबसे ज़्यादा शक्ति है। अगर आप सोचें कि प्रधानमंत्री में शक्ति है, राष्ट्रपति में शक्ति है, नहीं, देश के आम लोग में सबसे ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि आम लोगों ने मिलकर ही जो है किसको बनाया है, प्रधानमंत्री को बनाया है। और आम लोगों ने ही जो है किसको बनाया है, संविधान को बनाया है। संविधान की प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संविधान को सौंपते हैं, तो संविधान को किसने बनाया है, देश के आम आदमी ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, अगली हमारी अनुसूची है डिफेक्शन, डी फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन जो है 9वीं अनुसूची भी ऐड की गई, उसके बाद डिफेक्शन वाली अनुसूची भी जो है 10वीं अनुसूची भी बाद में ऐड करके, लिख लो 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड की गई। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड की गई। 10th शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है 52वीं अनुसूची ऐड की गई। ठीक है भाई। डिफेक्शन क्या होता है भाई, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, ठीक है। डिफेक्शन कानून है ये, दल बदल कानून। कब आया, 1985 में आया, राजीव गांधी के टाइम पे आया, ठीक है। एक कहावत उस टाइम फेमस हो गई थी, आया राम गया राम, ठीक है। एक नेता जो है 24 घंटे में कई पार्टियों को बदल देता था, ठीक है। इस चीज को खत्म करने के लिए जो है सरकार जो है डिफेक्शन कानून लेकर आई, ठीक है। और ये डिफेक्शन कानून जो है पार्लियामेंट में पास हो गया। डिफेक्शन कानून के तहत क्या था भाई, कोई भी आदमी, जैसे कोई भी एमएलए है, अगर बहादुरगढ़ का एमएलए इमेजिन करो, वो जो है कांग्रेस की सीट से इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, जीत जाता है और कांग्रेस की सीट से जो है एमएलए बन जाता है। अगर वो जो है कांग्रेस पार्टी को अगर वो छोड़ दे तो उसी टाइम जो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है। उसकी सदस्यता जो है उसके रद्द होने के प्रावधान किसके अंदर दिए गए हैं, डिफेक्शन कानून के तहत दिए गए हैं, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं होती, एक प्रोसीजर होता है, लेकिन उसकी सदस्यता जो है रद्द होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मान लो एमएलए है, मैंने बीजेपी की तरफ से जो है मेरे को जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं एमएलए बन गया बीजेपी की तरफ से, और बाद में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जिस टाइम उसको कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दल बदल कानून, ठीक है। आपने देखा होगा राजस्थान में अभी काफ़ी जो है 6-7 महीने पहले न्यूज़ में था, ठीक है। राजस्थान में जो है एमएलए को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वे एमएलए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो किस कानून के तहत डिस्क्वालीफाई करते हैं, दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। अगर आप एमएलए, जिस सीट से अगर आप एमएलए बन गए, उस पार्टी की अगर बात नहीं मानोगे तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान डिफेक्शन कानून के तहत दिया गया है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पंचायत।
ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायत। ये कब ऐड की गई? लिखो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया। इट वॉज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 72वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया। सॉरी 73वें, 72 क्या गया मैं, 73 लिख लो। 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया। ठीक है। क्या बताया गया भाई पंचायत में? इसमें बताया गया कि पंचायत को क्या क्या जो है चीज़ों पे जो है शक्तियाँ मिली गई हैं। पंचायत को भाई तालाब जो पंचायत का होता है, पंचायत का क्रीमेशन ग्राउंड होता है, शमशान घाट पे जो है वे अधिकार किसका होता है? पंचायत का होता है। ये कुछ एक जो सब्जेक्ट पंचायत के बताए गए हैं। अभी किसान ये सरपंच इलेक्शन खत्म करने की क्या रहता है, ये इसी में आता है? इसके अंदर केवल सब्जेक्ट मैंने बताई थी, अनुसूची में क्या है? केवल फैक्ट है। ठीक है। और पंचायत के इलेक्शन कैसे होंगे, पंचायत में जो है कि कौन इलेक्शन करवाएगा, वो किसके अंदर आता है? वो पार्ट के अंदर आता है। कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 9 के अंदर आता है। ठीक। थ्योरेटिकल चीजें किसके अंदर है? पार्ट के अंदर है। क्या चीज चेंज करेंगे तो? हाँ 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 नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो पार्ट 9 में उनको बदलाव करना पड़ेगा। पार्ट 9 में जो है जो बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है। मुश्किल ऐसा होना, और काफ़ी लेट ऐसा हुआ था। ठीक है। संविधान में प्रावधान था काफ़ी पहले से ही कि पंचायत के आप इलेक्शन जो है करवाएं, लेकिन इन्होंने जो रेगुलर पंचायत के इलेक्शन कब करवाने शुरू करे? 1992 से करवाने शुरू करे। 1992 में इन्होंने संविधान में बदलाव किया कि अब जो है पंचायत के इलेक्शन को कोई टाल नहीं सकता, हर स्टेट के अंदर पंचायत के इलेक्शन होंगे। संविधान में ऐसा प्रावधान डाला। नहीं, खत्म नहीं कर सकती। अगर हरियाणा अगर चाहेगा तो खत्म नहीं कर सकती, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो खत्म कर सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। संविधान में हरियाणा बदलाव नहीं कर सकता। कौन बदलाव कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक। तो इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन को जो है ऐसा ना हो, पंचायत के इलेक्शन ना हो, ऐसा कोई प्रावधान हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है, पार्लियामेंट के हाथ में। जैसे ये सीट चेंज की जाती है, ये हरियाणा के हाथ में, ये हरियाणा के हाथ में है। इलेक्शन होंगे ऐसा प्रावधान संविधान में लिख दिया तो वो स्टेट को भी मानना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई अनुसूची 12। अनुसूची 12 किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। लिखो ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया। इट वॉज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 1992। 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया। ठीक है भाई। तो इसमें म्युनिसिपैलिटीज़ के सब्जेक्ट को बताया गया। जैसे भाई म्युनिसिपैलिटीज़ में जो है, जो मान लो म्युनिसिपैलिटी का एक टोल भी होता है, म्युनिसिपैलिटी जो से आपका नालियाँ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? म्युनिसिपैलिटी के अंदर आती हैं। ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर जो भी हमने किया? एक काम करो, एक जो है जो आपके कुछ एक सब्जेक्ट आपको याद करने हैं जो 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, तो 3 लिस्ट बना लो। एक जो है 3 कॉलम बना लो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपको लिखवाएंगे, ऐसे तो काफ़ी हैं। ये चीज़ याद लिख लो, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में? 97 हैं। स्टेट लिस्ट में 66 हैं और कनकरेंट लिस्ट में जो है 47 हैं। यूनियन लिस्ट में जो हैं आपके कितने सब्जेक्ट? 97, स्टेट लिस्ट में 66 और कनकरेंट लिस्ट में 47। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम देखते हैं किसमें क्या क्या दिया है। तो लिखो यूनियन लिस्ट में लिखो डिफेंस ऑफ इंडिया, जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यूनियन के अंडर आती हैं। दूसरा लिखो आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड आपकी फोर्सेस हैं वो किसके अंदर आती है? यूनियन के अंदर आती है। फिर लिखो एटॉमिक एनर्जी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन अफेयर्स, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगला है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सिटीजनशिप, ये सेंटर के अंडर आती है। फिर है नेशनल हाईवे, जो भी नेशनल हाईवे आपके वो सेंटर के अंडर आते हैं। नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे के बाद लिखो नेशनल वाटरवे। फिर है मेजर पोर्ट, बड़े जो बंदरगाह हैं वो सेंटर के अंदर आते हैं। मेजर पोर्ट सेंटर के अंदर आते हैं। एयरवेज, जो है हवाई जो रास्ते हैं वो सेंटर के अंदर आते हैं। फिर आप लिखो
टेलीफोन एंड ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये किसके अंदर आते हैं? सेंटर के अंदर आते हैं। फिर आप लिखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, दो अगर स्टेट में ट्रेड होगा तो ये किसके अंडर है? इस पे कानून कौन बना सकता है? इस पे सेंटर कानून बना सकता है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर आप लिखो बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट नहीं बनाएगा। फिर है इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस। फिर हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है भाई। अगला लिखो स्टेट लिस्ट में लिखो, स्टेट लिस्ट में लिखो पुलिस, पुलिस, पुलिस जो है किसके अंडर आती है भाई? स्टेट के अंदर आती है। फिर है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत जो है स्टेट के अंदर आती है, लेकिन जो संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं उसको जो है स्टेट बदल नहीं सकता। अगर संविधान में कहा गया कि पंचायत के इलेक्शन होंगे तो होंगे ही, लेकिन जैसे हरियाणा ने जो है एक जो है उसमें कंडीशन ऐड कर दी कि 10वीं भी जो है आपको होनी चाहिए अगर आप सरपंच बनना चाहते हो। तो ये बदलाव किसने किया है? हरियाणा ने किया है। लेकिन हरियाणा ऐसा नहीं कर सकता कि पंचायत के इलेक्शन ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कंडीशन ऐड कर सकता है हरियाणा। नेक्स्ट है आपका शराब, लिक्विर, लिकर जो है ये आपकी जो है स्टेट के अंदर आती है। एग्रीकल्चर, खेती जो है से रिलेटेड कानून जो है स्टेट के अंदर आते हैं। फिर है इरिगेशन एंड कैनाल्स, इरिगेशन एंड कैनाल्स, वाटर सप्लाई, लैंड, लैंड जो है वो स्टेट के अंदर आती है। कुछ एक चीज़ों के लिए जो सेंटर भी एक्वायर कर सकता है लैंड को, लेकिन। फिर है हम बात करते हैं बैटिंग एंड गैम्बलिंग, जुआ और सट्टा जो है वो स्टेट के अंदर आता है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ठीक भाई। अब कंकरेंट लिस्ट लिखो, कंकरेंट लिस्ट। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ जितने भी हैं वो जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ है आईपीसी, कोई भी जो है किसी को मारता है तो आईपीसी की धारा के तहत जो है उस पर जो है मुकदमा चलाया जाता है। या सीआरपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड, और सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ पे दोनों कानून बना सकते हैं। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पहला था क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ जो आईपीसी और सीआरपीसी। दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को भी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है बिना किसी सजा के जेल में डाला जा सकता है। अगर सरकार को डर लगता है कि आदमी जो है भविष्य में कुछ एक जो है दिक्कत कर सकता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े किसान के नेताओं को जो है जेल में डाल दिया सरकार ने बिना किसी जुर्म के, ये क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। जम्मू कश्मीर में को जो है जो स्टेट का दर्जा हटाया तो जितने भी लीडर थे उनको जेल में डाल दिया। किसके तहत डाला? प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डाला। फिर है आपका मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिज एंड डिवोर्स पे दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक, सेंटर ने कानून बनाया था ट्रिपल तलाक का, पार्लियामेंट ने। फिर है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं, फॉरेस्ट लिखो, फॉरेस्ट। एजुकेशन, एजुकेशन पे दोनों कानून बना सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। फिर है पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। फिर आप लिखो न्यूज़पेपर एंड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है देश में, एक चीज और लिख लो, हमारे देश के अंदर जो है फिलहाल करंट के अंदर जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को जब स्टेट का दर्जा हटाने से पहले 29 स्टेट थे, अब कितने हो गए? 8 स्टेट हो गए हैं। पहले जो है 9 हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी, 2 जो है यूनियन टेरिटरी ऐड हो गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर उन्होंने दमन दीव को जो है 1 कर दिया, तो अब कितनी होगी? 8 हो गई। तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं भाई, बताओ? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये ऑप्शन में नहीं, इसको लिख लेना। CHSL प्री 2008 में पूछा गया है। फिर है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन यूनियन। भारतीय यूनियन में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। CHSL प्री 2015 में पूछा गया है। उस टाइम 29 थे, अब 28 हो गए। पहले ये आंसर आया, क्वेश्चन आया जब 29 थे, अब 28 हो गए। कौन सा एक स्टेट है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर है टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं भाई, बताओ? 22 भाषाएं। मैट्रिक लेवल 2001 और 2008 में पूछा गया है। फिर है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो है किस अनुसूची में जिक्र किया गया है, बताओ? शेड्यूल एरियाज का जो जिक्र किस अनुसूची में किया गया है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो S से कौन शुरू होता है भाई? कौन सी? TEARS। कौन सी होगी? नहीं, दोबारा करो। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, T for 1 EARS। कौन सी होगी? 5वीं अनुसूची होगी। CGL 2011 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द स्टेट लिस्ट। इनमें से कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर हैं, बताओ? एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर है। स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून से रिलेटेड जो है कौन सी जो है अनुसूची है? 2nd, 5th, 8th या 10th? कौन सी है? 10th है। CAPF 2016 में पूछा गया है। ठीक है। एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट के अंदर है? यूनियन लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, कनकरेंट के अंदर है, या रेजिडुअरी सब्जेक्ट है? कनकरेंट के अंदर है। CGL 2004 में पूछा गया है। 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। 9वीं अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई, बताओ? 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई? पहले संविधान संशोधन के ऐड की गई। CGL 2011 में पूछा गया। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को भी?